हम लोग किंगडम मोनेरा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या है। जैसे हम लोगों ने यू बैक्टीरिया पढ़ा था, तो यू बैक्टीरिया के ज़्यादातर करैक्टर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। कैसे ये यू बैक्टीरिया से अलग है, इस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले हम ये देखें कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो अगर हम ये देखें पाए जाते हैं मतलब अकरेंस मतलब स्थान कहाँ पे पाया जाएगा, वास स्थान। तो हम ये देखेंगे इनके बारे में कि ये मुख्य रूप से मतलब मेनली मुख्यतः की हम बात करेंगे। मुख्यतः कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ये मुख्य रूप से फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर का मतलब होता है अलवणीय जल। कहाँ पे होंगे, अलवणीय जल में पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए मैराइन वाटर का मतलब होता है खारा पानी, समुद्री या खारे जल में। ओके, तो मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। मेनली कहाँ पे होंगे, फ्रेश वाटर, और कुछ रेयर मतलब कुछ कहाँ पे होंगे, मैराइन वाटर में। देखिए अगर हम मैराइन वाटर की बात करें तो आपने एक चीज़ सुना है, रेड सी, जिसको हम कहते हैं लाल सागर, कहते हैं ना लाल सागर। तो लाल सागर आपने सुना है, लाल सागर का पानी जो होता है, इसका जो पानी होता है वो रेड होता है। वाटर कैसा होगा, रेड होता है। क्यों रेड होता है, उसका कारण है कि इस लाल सागर में एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को और हम क्या कहते हैं, बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या कहेंगे इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो लाल सागर में एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के कारण ही पानी इसका लाल हो जाता है। और उस साइनोबैक्टीरिया का क्या नाम है, यह है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। समझ गए आप। तो इसी के कारण लाल सागर का पानी लाल हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम कहते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण पानी लाल हो जाता है। क्योंकि इसकी बॉडी में लाल रंग के पिगमेंट होते हैं और इस लाल रंग के पिगमेंट से पानी लाल दिखाई देता है। समझ गए, ये सिंपल सी बात। और एक होता है जिसको हम आसिलेटोरिया एरिथ्रिया कहते हैं, लेकिन मेन ये है, आसिलेटोरिया एरिथ्रिया भी है, लेकिन मेन ये है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमने देखा
कि ये साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल कहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब ये हम देखें, इनके वास स्थान को हमने तो देख लिया, इनकी उपस्थिति को देख लिया। अब ये किस नेचर के हैं इनकी हम बात करें तो आपने ये देखा कि जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से उस यू बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया भिन्न इसलिए है, इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होता है ये। सभी यू बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी होंगे। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है और ये ऐसे पहले साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग किया। जरा देखिए 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, ये देखिए, फिर यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2 ऊपर चला गया प्लस 6H2O, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल, ये देखिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पहला ऐसा पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीवाणु है जिसने प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले पानी का उपयोग किया। पहला ऐसा जीवाणु, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहला जीवाणु किसने है जो प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग किया, तो आप कहेंगे साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल। और जब इसने प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग किया तो यहाँ पर वायुमंडल में क्या निकलने लगी, ऑक्सीजन निकलने लगी। ओके, तो जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, समझ में आया। और हम ये कह सकते हैं कि अगर इनको प्रकाश नहीं मिला तब ये सरवाइव नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। अगर इनको प्रकाश नहीं मिलता है तो ये सरवाइव नहीं करेंगे, तो बिना प्रकाश ये जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे अब हमें ये देखना है कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके लक्षण को जान जाएं तो समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं, सभी की स्टडी हम कर लेंगे। तो हम ये देखते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को ही बना करके देख लें, स्ट्रक्चर, ये देखिए, स्ट्रक्चर मतलब संरचना हो गई, संरचना ये। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये कैसे होते हैं। एक तो ये होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है। और क्या बात हो सकती है, कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी में पाए जा सकते हैं ये। और इनकी बॉडी कैसी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुवत, तंतु के समान हो सकती है इनकी बॉडी, ठीक है। ये एक कोश की हो सकते हैं, ये कॉलोनियल के रूप में, कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं, या ये जो है फिलामेंट की तरह हो सकते हैं। ये आप इनका समझ लीजिए कि इनका शेप है, ये किस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और हम ये देखें अगली बात कि इनमें जो बेटा सेल वॉल होती है,
सेल वॉल। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ भी है सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड या क्या कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, आगे आप देखोगे कि इनमें जो मोटाइल बॉडी फ्लैजेलम है ना, फ्लैजेलम कसाभ जिसको कहते हैं, फ्लैजेलम को हिंदी में हम कसाभ, ये तो फ्लैजेलम जो होता है इनके पूरे शरीर में या इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंतर्गत कहीं नहीं पाया जाता है, हमेशा एब्सेंट होगा। तो ये याद रखना, पूरी लाइफ साइकिल में कहीं पर भी इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। हो गया बेटा। तो हम ये देखते हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था कि ये जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये इस प्रकार से फ्लैजेला आपको दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। तो आप यहाँ पर इस बात को जानते रहिएगा। ठीक, और इसके सेल की हम बात करें, सेल में ही देख लें तो हमें सारी चीज़ें निकल करके आ जाएगी, सारी बातें हमको पता हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए सेल का सेल स्ट्रक्चर हम देख लें, ये देखिए सेल स्ट्रक्चर, ये देखिए ये, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपने देखा, ये देखिए ये, तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देखिए, इसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर और इसको हम कहेंगे सेल वॉल। और यहाँ पर हम ये चीज़ देखें, ये हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, और ये आप देखिए ये डीएनए हो गया, यहाँ पर 70S राइबोसोम हो गया, आरएनए होगा, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये गैस वैक्यूल हो गया, और इसे हम देखें ये है थाइलेक्वायड हो गया, और ये हो गई पॉलीहेड्रल बॉडी है ये। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाहर की ओर एक लसलसी लेयर होती है जिसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं। जब ये पानी के संपर्क में लसलसी लेयर होती है तो ये इसकी जो सतह होती है वो चिकनी दिखाई देती है। आप लोग जानते होंगे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जब गड्ढों में
पानी भर जाता है तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वहाँ पे काई आ जाती है, और जब उसके पानी को आप टच करते हो तो वो पानी ऐसी चिकनी महसूस होती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पर काई या ब्लू ग्रीन एल्गी है उसी के कारण ऐसा हो रहा है। हम कभी कभी देखते हैं बरसात के दिनों में हमारी जो ज़मीन होती है वो उस पर हम फिसल जाते हैं, तो किसके कारण फिसल जाते हैं? नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के कारण फिसल जाते हैं, क्योंकि उसकी सतह चिकनी होती है। क्यों चिकनी होती है? क्योंकि उसमें म्यूकस लेयर पाई जा रही है बेटा। ठीक है। अब अगर हम ये देखें शैवाल किसकी बनी होती है हम लोगों ने देख लिया। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म को देखें, ये देखो साइटोप्लाज्म, तो हम इसको दो भागों में बांट दें। एक हो गया सेंट्रोप्लाज्म और दूसरा हो गया क्रोमोप्लाज्म। ये देखिए ये दो भागों में हमने बांट दिया। सेंट्रोप्लाज्म का मतलब ये एरिया, ये सेंट्रल वाला रीजन, ये सेंट्रोप्लाज्म हो गया। ठीक है। और इस सेंट्रोप्लाज्म में हम क्या देख रहे हैं? क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। तो इस एरिया को हम सेंट्रोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, ये क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा और 70S राइबोसोम्स होंगे। इस एरिया को हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। और जिस एरिया में सेंट्रोप्लाज्म होता है, जहाँ पर डीएनए होता है, उसको हम जीनोफोर भी कह दें। क्या कहेंगे? जीनोफोर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये जीनोफोर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन पाया जाता है। और हम ये देखेंगे कि इसमें जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होगा, पहले भी हम बता चुके हैं आपको। इसमें जो डीएनए होगा कैसा होगा? सर्कुलर होगा, मतलब वर्तुल होगा ऐसे गोले में, और डबल स्ट्रैंड होंगे। इनमें दो श्रृंखलाएं होंगी। जैसे देखिए ये सर्कुलर हो गया, एक श्रृंखला ही हो गई, और यहीं पे ये दूसरी श्रृंखला हो गई। तो दो श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती है। और तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, अर्थात नग्न होते हैं। क्यों? कि इनमें एक ऐसा प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं वो नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नेकेड कहलाता है। ठीक। अब जरा देखिए इस सेंट्रोप्लाज्म, ये सेंट्रोप्लाज्म है। सेंट्रोप्लाज्म के चारों ओर जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहेंगे। क्रोमो मीन्स होता है कलर, कलर ये प्लाज्म है। क्यों हम कलर कहेंगे? क्योंकि इस रीजन में क्या पाया जा रहा है? थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड की उपस्थिति के कारण, और इस थाइलेक्वाइड में पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये थाइलेक्वाइड से कलर दिखाई देते हैं, और इस पोर्शन को हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। इस क्रोमोप्लाज्म में आपने देखा कि क्या क्या है? थाइलेक्वाइड है, पॉलीहेड्रल बॉडी है, गैस वैक्यूल्स है, और ये सब यहाँ पर जो भी साइटोप्लाज्म में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाएगी, ये सब एब्सेंट रहेगा ना। लेकिन थाइलेक्वाइड यहाँ पे है, यहाँ पे ये थाइलेक्वाइड आप देख रहे हैं, थाइलेक्वाइड है। थाइलेक्वाइड ही क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। अर्थात यहाँ पर थाइलेक्वाइड तो है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ओके। तो पिगमेंटेड वाले साइटोप्लाज्म को हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप सोचिए कि इसमें गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। गैस वैक्यूल्स की उपस्थिति के कारण इसमें गैस भरी रहती हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी को पानी की सतह पर तैरने में सहायता करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखिए इसमें हमने कहीं पर फ्लैजेला देखा? नहीं देखा फ्लैजेला। तो आगे हम ये देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, हमें आपको जानना है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे इसमें हम ये देखते हैं जो पिगमेंट होगा, जो थाइलिक्वाइड हमने देखा था, थाइलिक्वाइड में पिगमेंट है, वो पिगमेंट कौन सा है, उसको हम कहते हैं सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरेथ्रिन। ये देखिए, ये पिगमेंट, ये दो पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। इस पिगमेंट के कारण कैसा हो जाएगा कलर, ब्लू, इसके कारण कैसा होगा, रेड। ठीक है, यहाँ पर सबसे प्रभावी कौन होता है, ब्लू होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो फाइनोबैक्टीरिया हैं हमें आपको किस तरह से दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देंगे। तो आप याद रखिएगा कि नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन। ये दोनों एक कॉमन पिगमेंट के रूप में हैं जिसको हम फाइकोबिलिन कहते हैं। तो फाइकोबिलिन के ये दोनों पार्ट हैं, क्या हैं, फाइकोबिलिन, ये प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है। तो फाइकोबिलिन, ये देखिए फाइकोबिलिन, ये दो तरह से है ये। ओके, चलिए पिगमेंट की बात हो गई। अब हम ये चीज देखें कि इनकी बॉडी में भोजन कौन सा होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज फूड। इनकी बॉडी में जो संचित भोजन है, स्टोरेज मतलब संचित भोजन का होता है, उसको हम कहते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। ये होता है साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। वेलुटिन भी होते हैं, लेकिन मेन जो होता है ये साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें। एक बात यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नीली हरी शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनकी बॉडी में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये जो विशेष प्रकार की बॉडी में सेल है इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, हेटेरोसिस्ट कहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि इनकी बॉडी में स्पेशल सेल कैसे होते हैं, ये बैरल शेप्ड होते हैं, ढोलक नुमा होते हैं। स्पेशल सेल पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, हेटेरोसिस्ट कहेंगे। ये हेटेरोसिस्ट, इस हेटेरोसिस्ट की विशेषता ये है कि इसमें इसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो आप लिखेंगे कि हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो क्या हो जाएगा, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट कौन सी है, तो हम ये नाम कहेंगे हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेटेरोसिस्ट। वायुमंडल की नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगी, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि और इस ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या विशेषता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिना प्रकाश के ये जीवित नहीं हो सकते हैं, रह सकते हैं। और ये पहले ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग किए। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसका तात्पर्य यह है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन
कि केवल दो मेथड होती है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल को हम अलैंगिक और वेजिटेटिव को हम वर्धी जनन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा जो होता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं लैंगिक पुनर्संयोजन। लैंगिक पुनर्संयोजन ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, और हम ये कहेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होगा, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, लैंगिक पुनर्संयोजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एक दो नाम यहाँ पर हम और देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हेट्रोसिस्ट देख लेते हैं, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये देखिए। अब आप ये सोचिए कि ऐसे इसका फिगर होता है। ये देखिए एक लेयर हो जाएगी, इसको हम कहेंगे म्यूकस लेयर, और इसके नीचे एक लेयर और होगी, इसको हम कहेंगे होमोजीनस लेयर, और सबसे नीचे होती है लैमिलेटेड लेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाना है हमको डीप में। फिर ये देखिए, ये क्या है, थाइलिक्वाइड्स है, ये लैमिली है, पिगमेंटेड यहाँ पे लैमिली पाई जाती है। ये इसको हम कहेंगे लैमिली, पिगमेंटेड लैमिली है, और इसको हम कहेंगे पोलर नोड्यूल। ये पूरा हेट्रोसिस्ट है। तो हम लोग ये फिगर में देख रहे हैं कि जो हेट्रोसिस्ट है ये बैरल शेप, मतलब ढोलक नुमा एक संरचना होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है, इसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर म्यूकस लेयर होती है जो कि लसलसी होगी, उसके नीचे होमोजीनस लेयर होती है, और सबसे नीचे लैमिलेटेड लेयर होती है। और इसके अंदर जो ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उस साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो लैमिली पाए जाते हैं वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इसी में पिगमेंट भरा होता है। जो इसमें पिगमेंट पाया जाता है मुख्य रूप से वो होता है कैरोटीनॉयड। तो हम आप ये जानते रहेंगे कि हेट्रोसिस्ट में जो पिगमेंट होगा वो मुख्य रूप से कैरोटीनॉयड होता है। अब हम ये देखें कि
इसको हम मिटा दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। ये चीज़ फिगर हमने देख लिया, स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब हम देखें कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये हेट्रोसिस्ट और इसी हेट्रोसिस्ट से जुड़ा हुआ ये देखिए जो दूसरा सेल होगा, और यहाँ पर आपने ये देखा था ये ऐसे होता है, ये दूसरी सेल है, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ये देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ये देखिए वायुमंडल की नाइट्रोजन यहाँ पर अंदर आती है और इस हेट्रोसिस्ट में पाया क्या जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, एटीपी बना होता है। उस एटीपी का उपयोग होता है, तब जा कर के नाइट्रोजन यहाँ पर किस में बदल जाती है, अमोनिया में बदल जाती है। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसको हम कहेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये एंजाइम ना हो तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब अमोनिया बन जाती है तो इस अमोनिया से हम यहाँ पर देखेंगे कि एक अमीनो अम्ल बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये देखिए सिंपल भाषा में केवल मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन जब इस सेल में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर एटीपी की उपस्थिति में ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसको परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है, नाइट्रोजिनेज है। क्यों नाइट्रोजन का फिक्सेशन इसी हेट्रोसिस्ट में होता है बेटा, क्यों इसमें नहीं हो रहा है? उसका कारण ये है कि हेटेरोसिस्ट में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में है, सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। इसी सक्रिय अवस्था के कारण ही यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों, यहाँ पर ये ऑक्सीजन फ्री होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री। अर्थात जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये काम करना बंद कर देगा, ये काम नहीं करेगा। अर्थात ये तभी सक्रिय होगा जब अवायवीय अवस्था होगी। इसका मतलब हेट्रोसिस्ट में जो कंडीशन पाई जाती है अवायवीय होती है। अर्थात हेट्रोसिस्ट में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वह अवायवीय है, एनएरोबिक होता है। क्लियर हो गया? बस यहाँ पर वही इतनी सी बात, जब ग्लूटामिक एसिड बन गया तो ये ग्लूटामिक एसिड दूसरे सेल में पहुँचा दिया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। इस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे नीली हरी शैवाल जो जिनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो किसी फसल में अगर पाए जाएंगे उस फसल की पैदावार में वृद्धि कर देते हैं। जैसे देखिए हमारे धान के खेतों में एना बेना, नास्टाक ये सब पाए जाते हैं, तो इनकी उपस्थिति के कारण धान की जो पैदावार होती है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। ऐसे धान के खेतों में अगर आप खाद नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तब भी उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए। तो धान के खेतों में या हमारे पैडी फील्ड में, पैडी फील्ड या धान के खेतों में हम पैडी फील्ड बोलते हैं, पैडी फील्ड, धान के खेतों में क्या क्या पाया जाता है, नास्टाक, एना बेना, आलोसाइरा, स्पाइरुलिना, ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है।
सब में नाइट्रोजन फिक्सेस होता है। इनकी उपस्थिति के कारण धान की पैदावार में वृद्धि हो जाती है। स्पाइरुलिना, देखिए स्पाइरुलिना एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक ऐसी साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है 65%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे स्पाइरुलिना में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। कितना समय हुआ?